नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह का चीन को संदेश, कहा भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। जी हां दोस्तों, चीन को सख्त संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वह बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। जीरो सम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को हुए नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को लाभ होता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री भारत व अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में आयोजित 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए यहां आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन जा सकते हैं जो बाइडेन, जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने क्यों पहुंचेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। कमला हैरिस और विदेश मंत्री भी साथ जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, वे क्यों जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जल्द ही यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन क्यों जाने वाला है। इसके बाद जो बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 9 अप्रैल को कीव जाकर हालात का जायजा लिया था। इस दौरे के जरिए अमेरिका खुद को जंग में यूक्रेन के साथ दिखाना चाहता है। साथ ही इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के भी कीव जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान को एक और बड़ा झटका। अब पीओके के प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल अयूब नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक और बड़ा झटका है। दोस्तों, पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की ओर से चुने गए नियाजी ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। पार्टी के 25 सांसदों ने उनकी जगह पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास को पीओके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नियाजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इससे कुछ ही दिन पहले इमरान खान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार गए थे। नियाजी ने पीओके के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी को 14 अप्रैल को भेजे इस्तीफे में लिखा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार राष्ट्रपति मामलों के सचिव डॉक्टर आशिफ हुसैन साहा ने चौधरी की ओर से नियाजी का इस्तीफा मंजूर लिए जाने की पुष्टि भी कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री, नए प्रोजेक्ट का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स हिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की कहानी देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। वह अब दिल्ली फाइल्स बनाएंगे और जल्द ही अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया और लिखा कि यह मेरे लिए एक नई फिल्म पर काम करने का समय है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी। हमने पिछले 4 वर्षों से ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत की है। विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, हो सकता है कि मैं आपके एलटी को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। अब मेरे लिए नई फिल्म पर काम करने का समय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर। आईआईटी ने किया था दावा, नए वेरिएंट XE ने बढ़ाया डर। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लग रहे हैं दोस्तों, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले भारत में कोरोना का नया वेरिएंट XE भी 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 950 नए कोरोना वायरस संक्रमण के
के केस सामने आए। इसके साथ ही इंडिया में कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,191 हो गई है। केस लगातार बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट्स चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। दोस्तों, चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर ने एक स्टडी की थी जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने कुछ समय पहले एक रिसर्च में बताया था कि भारत में चौथी लहर 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त में इसका पीक होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के MLA आजम खान की बढ़ गई मुश्किलें। फिरोजाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हां दोस्तों, यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद की SCJM कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपा नेता पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया है। इसके साथ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर आजम खान को 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के हुसैनी मोहल्ले में हुई सभा के दौरान आजम खान ने उत्तेजनापूर्ण और सांप्रदायिक तत्व वाले भाषण दिए थे, जबकि चुनाव पर्यवेक्षक ने भाषण की CD देखकर और तथ्यों को परखने के बाद कार्यवाही के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिख फॉर जस्टिस ने दी हरियाणा के हर DC दफ्तर पर अपना झंडा लगाने की धमकी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हरियाणा सरकार को खुली चुनौती दे दी है। सिख फॉर जस्टिस से जुड़े गुरपवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि 29 अप्रैल को अंबाला से लेकर गुरुग्राम तक हरियाणा के हर जिले के DC दफ्तर पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान हरियाणा को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया जाएगा और इसी वजह से 29 अप्रैल को यह मुहिम चलाई जाएगी। पन्नू ने हरियाणा सरकार के लिए धमकी भरा एक वीडियो भी जारी किया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुर्तजा का ATS टीम पर हमला। हाई सिक्योरिटी के बीच पूछताछ में सिपाही को कोहनी से मारा, इंस्पेक्टर का चेहरा नाखून से नोचा। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी अब ATS वालों पर भी हमला कर रहा है। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का करीब आना उसको पसंद नहीं आ रहा। शातिर मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान एक सिपाही को कोहनी से मार दिया। ये वही कोहनी थी जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था। एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के चेहरे पर नाखून से वार कर दिया। इतना ही नहीं, मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम से भी मुर्तजा भिड़ गया। ऐसे में ATS के अफसर अब उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ATS ने मुर्तजा के अम्मी अब्बा और घर के एक नौकर को हिरासत में लिया है। 5 अप्रैल को ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त ATS ने गोरखपुर सहित बांसी और सिद्धार्थनगर से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मुर्तजा के 2 साथियों को भी सिद्धार्थनगर के अलीगढ़ बॉर्डर से पकड़ा गया। दोस्तों, माना जा रहा है कि दोनों को मुर्तजा के आतंकी मानसिकता की खबर थी। वह उसका सहयोग भी किया करते थे। स्लीपर सेल के पॉइंट से भी छानबीन हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया एयरलाइन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कोरोना से पहले की सैलरी हुई बहाल। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के साथ विमानन क्षेत्र उभरने लगा है और एयर इंडिया अपने कर्मचारियों का वेतन चरणबद्ध तरीके से महामारी से पूर्व के स्तर पर बहाल कर रही है। दोस्तों, मंगलवार को एयरलाइन के एक दस्तावेज से यह जानकारी सामने आई है। पिछले 2 साल में महामारी के कारण लागू पाबंदियों के चलते भारतीय विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और देश में सभी विमानन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की। एयर इंडिया के मंगलवार को जारी दस्तावेज के अनुसार महामारी शुरू होने के बाद पायलटों के उड़ान भत्ते, विशेष वेतन और वाइड बॉडी भत्ते में क्रमशः 35% से लेकर 40% और 40% की कटौती की गई थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से उन सब भत्तों को बहाल कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। KGF 2 ने रच दिया इतिहास, हिंदी बेल्ट में पहले दिन 54 करोड़ कमाए, पूरे भारत से 134 करोड़। हिंदी फिल्मों में अब तक की सबसे बम्पर
ओपनिंग। जी हां दोस्तों, यश स्टारर KGF 2 को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी बेल्ट में 53.95 करोड़ का बिजनेस कर डाला, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन है। दोस्तों, करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन पैन इंडिया में 134.5 करोड़ है। इसके साथ ही फिल्म ने अपने पहले दिन ही अपने बजट के 100% से ज्यादा की कमाई कर ली। इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया। दोस्तों, फिल्म क्रिटिक मनोबाला विजय बालन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि KGF 2 ने ओपनिंग डे पर ही 53.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। मनोबाला ने फिल्म को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि KGF 2 इंडिया की पहली फिल्म है जिसने बॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले ऋतिक रोशन की वार ने 51 करोड़ और राजामौली की फिल्म RR ने 20 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कनाडा ने एस्ट्राजेनेका की नई कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी, बच्चों पर भी होगी असरदार। जी हां दोस्तों, कनाडा ने लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका की नई दवा ईवाशील्ड को मंजूरी दे दी है। यह दवा वयस्कों और बच्चों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करेगी। दोस्तों, कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बयान जारी करके कहा कि ईवाशील्ड दवा देश के हेल्थ स्टैंडर्ड को पूरा करती है। यह दवा असर, गुणवत्ता और सुरक्षा पैदा करने के मामले में प्रभावकारी सिद्ध हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस दवा को वयस्कों और 12 वर्ष तक के बच्चों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव की गई है। यह ऐसे लोगों को दी जाएगी जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित नहीं है और जिनका हाल ही में किसी संक्रमित के साथ संपर्क भी नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेनरिक मेडिसिन पर फोकस करे दवा कंपनियां, पीयूष गोयल ने कहा खुद को बनाए मजबूत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घरेलू दवा उद्योग से जेनरिक मेडिसिन में खुद को मजबूत बनाने और दवाओं के कच्चे माल और प्रोडक्शन के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने को कहा है। PTI की खबर के मुताबिक जेनरिक दवाओं से मतलब वैसी दवाइयों से है जिनका पेटेंट खत्म होने के बाद मूल कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों को उसे बनाने की परमिशन होती है और अपेक्षाकृत सस्ती होती है। दोस्तों, खबर के मुताबिक गोयल ने भारतीय दवा विनिर्माता संघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक लंबी अवधि की प्लानिंग बनाकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देखी गई जबरदस्त ग्रोथ को आगे भी बनाए रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से बड़ी गेहूं की मांग, मिस्र भी भारत से गेहूं खरीदेगा। गोयल बोले, भंडार भर कर रखे हैं, हम दुनिया को सर्व करने को हैं तैयार। दोस्तों, यूक्रेन और रूस से गेहूं का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश मिस्र अब भारत से गेहूं खरीदेगा। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि भारत के किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी दी है। जब दुनिया सतत फूड सप्लाई के भरोसेमंद अल्टरनेट सोर्स की तलाश में है तो मोदी सरकार आगे आई। हमारे किसानों ने भंडारों को भरा रखा है और हम दुनिया को सर्व करने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल मार्केट में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। मिस्र ने 2020 में रूस से लगभग 1.8 अरब डॉलर और यूक्रेन से 610.8 अरब डॉलर का गेहूं आयात किया। अफ्रीकी देश भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहते हैं और उसे अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर खरीदने निकले एलन मस्क को मिला काउंटर ऑफर, कहा अपनी हिस्सेदारी बेचो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। जी हां दोस्तों, टेस्ला के CEO और अरबपति एलन मस्क ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को $41 मिलियन में खरीदने का ऑफर देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मस्क ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्विटर अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं है, इसलिए उसे एक प्राइवेट कंपनी बन जाना चाहिए। हालांकि इस बीच एक कंपनी ने मस्क को इसके बदले एक नया काउंटर ऑफर दे डाला। जी हां, Gab.com नाम की इस कंपनी ने मस्क से के ही अंदाज में उन्हें ऑफर देते हुए अपनी कंपनी में निवेश करने को कहा। गेब ने एलन मस्क को अपनी कंपनी के बोर्ड में शामिल होने के लिए $2 बिलियन निवेश करने का ऑफर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क ने गुरुवार को एक ट्वीट में ट्विटर को दिए अपने $41 मिलियन के ऑफर का जिक्र किया। गेब ने इसी ट्वीट के रिप्लाई में कमेंट करते हुए मस्क को ट्विटर में अपनी 9% हिस्सेदारी को बेचने की सलाह दे डाली। गेब ने मस्क को काउंटर ऑफर देते हुए ट्विटर में उनकी 9% हिस्सेदारी को बेच गेब में $2 बिलियन का निवेश करने को कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विवाद के बाद विरोधियों पर आदित्य ठाकरे का तीखा वार,
बताया क्या होना चाहिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शुक्रवार को हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति तब गर्मा गई जब राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं एक निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव से शनिवार को अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कराने को कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर बजाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद इस बयानबाजी की शुरुआत हुई। राज ठाकरे ने 3 मई से पहले मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर और ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीनत राम मांझी ने कहा राम भगवान नहीं, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में नया विवाद खड़ा कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने मंच से भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाला विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने जीनत राम मांझी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक पात्र बताया था। भक्त चरण दास ने कहा कि जीनत राम मांझी गरीबों की राजनीति करके आगे आए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि राम का महत्व क्या है और राम के बिना महाकाव्य पूरा नहीं हो सकता था। दोस्तों, जीनत राम मांझी के बयान के बहाने भक्त चरण दास ने भाजपा पर भी निशाना साधा। भक्त चरण दास ने कहा कि भाजपा राम के नाम का व्यवसायीकरण कर रही है। राम किसी भी स्तर पर व्यवसायीकरण के पात्र नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दामों में आया उछाल, सोना 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी आई। 24 कैरेट सोने का रेट 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर चुका है। वहीं चांदी के दामों में तेजी देखी गई है और ये 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर चला गया है। दोस्तों, देश के अलग अलग शहरों में सोने का भाव 220 रुपए चढ़कर 54,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चला गया। गुरुवार को सोना 53,840 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि 22 कैरेट सोने का रेट 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। दोस्तों, 22 कैरेट सोने का रेट 49,550 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। दक्षिण भारत के कई शहरों में सोना 54,600 रुपए प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। 700 रुपए प्रति किलो चढ़कर चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के इस जिले में बर्ड फ्लू ने दे दी दस्तक, मारे गए 250 से अधिक मुर्गे। जी हां दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के सदर प्रखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। इस दौरान 1 किलोमीटर परिधि के सभी गांवों में मुर्गे मुर्गियों के मारने का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 250 से अधिक मुर्गे मुर्गियों को मार दिया गया। दरअसल दोस्तों, सुपौल के सदर प्रखंड के छपकारी गाँव के कुछ वार्ड में मरे मुर्गे मुर्गियों से लिए गए सैंपलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। सुपौल के प्रभारी जिला पशुपालन अधिकारी रमाशंकर झा ने शुक्रवार को बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि की रिपोर्ट बुधवार देर शाम मिली थी, जिसके बाद विभाग द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 250 मुर्गे मुर्गियां, 37 बतख और 2 हंसों को मार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चेतावनी के बावजूद रूस को लेकर भारत उठाने जा रहा है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अमेरिका और पश्चिम देशों के दबाव के बीच भारत ने रूस से व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया है। मामले के जानकारों का कहना है कि भारत रूस से अतिरिक्त 2 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ाने वाला है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दोनों देश अपने व्यापार को स्थानीय मुद्रा में आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कई जरूरी सामानों की शिपमेंट रोक दी है। भारत रूस को उन सामानों की शिपमेंट भेजने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम बताने की शर्त पर मामले से परिचित लोगों ने कहा कि भारत रूस को वो चीजें देगा जो प्रतिबंधों के चलते अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भेजना बंद कर दिया है। इन सामानों में दवाइयां, प्लास्टिक, जैविक और अकार्बनिक रसायन, घरेलू सामान, चावल, चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ, दूध उत्पाद भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में चला सरकारी बुलडोजर, खंभात में दरगाह के सामने बनी अवैध दुकानें गिराई गई। रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद एक्शन।
जी हाँ दोस्तों, यूपी के योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन की लोकप्रियता मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंच गई है। गुजरात के खंभात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों की दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। यह दुकानें हिंसा वाली जगह एक मजार के सामने अवैध तरीके से बनाई गई थी। रामनवमी पर गुजरात के खंभात के अलावा हिम्मतनगर और द्वारका में भी पथराव हुआ था। खंभात में हुए पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दोस्तों, खंभात प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के बारे में कहा कि यह सब अवैध निर्माण था जिसे गिराया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम और कई अन्य बड़े अफसर भी इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। वैसे दोस्तों, अपराधियों की संपत्ति को नष्ट करने की इस विधि से आप कहां तक सहमत है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख बड़ी खबरें। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है तो उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में, फेसबुक पे इस वीडियो को फैला दीजिए। अगर इसके बाद में आपका जवाब एकदम सही निकलता है और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अपने दोस्तों परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।